फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही है भाई। देखो, सबसे पहली बात बता दूं कि इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो मैं आपको फैराडे के लॉ के साथ ही मिलूंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया भाई। फैराडे के लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो फैराडे के लॉ की बेसिक जानकारी दे देता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ तो हेडिंग डाल दी मैंने, फैराडेस लॉ और फर्स्ट लॉ डाल दिया मैंने, वो तो हेडिंग है, उसकी आप चिंता मत करिए। फैराडे जी ने कहा क्या था? फैराडे जी ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो लॉस दिए थे। ठीक है, जो पहला लॉ था वो उससे रिलेट करता था कि अगर हमारे पास में क्या होता है, अगर कोई भी आयन या कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ जाकर के, तो उसका कितना अमाउंट आखिर डिपॉजिट होगा, कितनी मात्रा होगी। यानी कि हम लोग जो यील्ड की बात कर रहे थे ना, लास्ट वीडियोस में हम लोग यील्ड की बात कर रहे थे कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ और होगा, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, वो सारी बातें। तो यहाँ पर वही बातें हो रही थी। ठीक है, कि कितना मिलेगा, इससे रिलेट करता था। और जो सेकंड लॉ है फैराडे का, वो पहले ही लॉ का एक मॉडिफिकेशन है बस। ठीक है, बस वो डील करता है किससे? वो डील करता है इक्विवेलेंट वेट के साथ। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी फैराडे के लॉ की क्या थी। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहले लॉ को शुरू करने से भी पहले जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उस स्टेटमेंट से पहले जरा एक बात मैं जो कर रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझो। अगर वो बात आपने ध्यान से समझ ली तो फैराडे का फर्स्ट लॉ के लिए खेल बना दूंगा, और अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने देख लिया तो सारे के सारे डाउट और सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे, ठीक, बस ऐसे कराऊंगा। चलो भाई, देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। वही पुराने अपने जो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते आ रहे हैं वही इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, दूसरा इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लेटिनम प्लेटिनम। इसको हमने किससे जोड़ दिया भाई? प्लस से जोड़ दिया। और इसको किससे जोड़ दिया? माइनस से जोड़ दिया। पता चल गया कि ये वाला हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए इस लॉ को समझने के लिए, पहले तो वो बातें कर रहा हूं मैं। अब मैंने इसके अंदर मान लीजिए भर दिया, पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या भर दिया? NaCl भर दिया मोल्टेन स्टेट में। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या डील करता? वो ये डील करता कि अगर एनोड पर ये Cl माइनस आएगा तो आखिर कितना आएगा, और अगर कैथोड पे ये Na प्लस जाएगा तो कितना जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर Cl माइनस आएगा तो कितना आएगा, उसका कितना अमाउंट होगा, कितने मोल होंगे। ठीक है, सारी बातें करेगा ये लोग। और अगर यहाँ पे Na प्लस गया कैथोड पे तो उसका कितना अमाउंट होगा, कितने मोल होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातें करने वाले। लंबा वीडियो बनेगा, ये भी समझ लो। ठीक है, 30 मिनट से कम का तो नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 30 मिनट के ऊपर। तो लग के देखो भाई, अगर एक बार में नहीं देख पाते हो तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखो, लेकिन पूरा देखो इस वीडियो को। ठीक, ये तो रिक्वेस्ट है, तो सारी बातें मैं क्लियर करूंगा आपकी। तो चलो भाई शुरू करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है। अब आप लोग एक बात सोचिए, अगर हम लोग बिल्कुल करंट फ्लो ही ना करें, ठीक है, बहुत बिल्कुल यहां से बातें शुरू करता हूं, अगर हम लोग करंट फ्लो ही ना करें तो क्या इसका कोई भी अमाउंट इधर उधर डिपॉजिट होने वाला है? कहोगे नहीं है सर। अच्छा, अगर हम इसमें से 1 एम्पियर केवल 1 कूलाम करंट करें तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होगा, अगर 2 कूलाम करें तो कुछ ज्यादा होगा, अगर 3 कूलाम करें तो कुछ और ज्यादा होगा, अगर 10 कूलाम कर दे तो कुछ और ज्यादा होगा। बस यही बात तो है, यही बात तो है। तो बस फैराडे का लॉ इसी छोटी सी बात को कहता है। और वो छोटी सी बात क्या है? वो छोटी सी बात यह है कि द अमाउंट ऑफ, ये दिख रहा है पूरा, हाँ चलो दिख रहा है, हाथ आ रहा है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो अमाउंट होता है ना सब्सटेंस का, वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्यों ना डिपॉजिट हो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर? चार्ज पर। किस पर? चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज आप इसमें से क्या करोगे, जितना ज्यादा चार्ज आप इसमें अप्लाई करोगे, आपको उतना ही ज्यादा अमाउंट इलेक्ट्रोड्स पर मिलेगा। ठीक है, चार्ज कह लो, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट लिख लो और ज्यादा सही हो जाएगा, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में से जितना ज्यादा चार्ज निकाला जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो अमाउंट होगा वो आएगा। चलो भाई मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं इसकी। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? पहले बात तो लिख लो कि अमाउंट जो होगा ना, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? चार्ज के। अमाउंट किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के। तो अमाउंट को लिख लेते हैं, मान लेते हैं W से। किससे लिख लेते हैं? W से लिख लेते हैं अमाउंट को। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? Q के। ठीक है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? Q के। क्या ये बात समझ में आती है?
ध्यान से सुनो फिर से कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना चार्ज किससे इलेक्ट्रोलाइट से निकाला जाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट इन इलेक्ट्रोड्स पर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। उसको अगर लिखना चाहे मैथमेटिकली तो अमाउंट को लिख लिया किससे, W से, और चार्ज को किससे लिख लेते हैं, हमेशा से Q से लिखते हैं, तो चार्ज को किससे लिखा, Q से। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बात समझ? हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, Q के हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ना है हम लोगों को, बस इतना सा ध्यान देना है, छोटी सी बात, कि जब भी हम लोग इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्या करते हैं, हटाते हैं। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लग जाता है, ये बात तो सभी को पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, W इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाया और जैसे ही क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, वैसे ही कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट होता है Z। क्या लिख लेते हैं, ZQ। W बराबर किसके आ गया, ZQ के। तो आप Z को क्या कहोगे कि Z है हमारा क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन Z को हम लोग कहते क्या है, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या, पूरी तरीके से समझ में आ गई कि जब W को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा किसके, Q के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया दैट इज Z, और उस Z को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट का नाम देंगे। दैट्स इट, क्लियर पूरी तरीके से। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा सलाह दूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और जो मैं लिखवाता जाऊं वो लिखते जाओ, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठ के इस चीज को एक बार मेरे साथ साथ लिख लोगे ना तो आगे के लिए आपकी सारी समस्याएं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पर, ये भी सुन लो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी टॉपिक पर करवाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो पढ़ा रहा हूं भाई उसको बहुत अच्छे से अपने आप में समा के चलो एकदम से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि जो W होगा, अमाउंट होगा, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा Z और Q के मल्टीप्लिकेशन के। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती? अब आखिर अगर मैं आपसे कहूं कि Z को डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, इस Z को डिफाइन करो, तो जो भी बच्चे मुझसे रेगुलरली पढ़ते हैं उनको मेरा ब्रह्मास्त्र पता है। किसी भी चीज को डिफाइन करने का ब्रह्मास्त्र होता है यूनिट, और उसी यूनिट पे हम लोग इसको भी क्या करेंगे, उसी यूनिट पे हम लोग इसको भी क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो जरा देखो कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं Q बराबर 1 कूलम, ध्यान से सुना करो मेरी बातों को। अगर मैं क्या कह दूं, अगर मैं कह दूं Q बराबर 1 कूलम, तो अगर आपने लिखा Q बराबर 1 कूलम तो W बराबर किसके हो गया, Z के। W बराबर किसके हो गया, Z के। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। चलो डिफाइन करो Z को, साथ साथ डिफाइन करो Z को कि व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू केवल 1 कूलम चार्ज को क्या किया जाता है, पास आउट किया जाता है, तो जितना भी अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आसान शब्दों में क्या कह सकते हो कि 1 कूलम चार्ज की वजह से, 1 कूलम चार्ज की वजह से डिपॉजिट होने वाले अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कहते हैं। चलो भाई साथ साथ लिख लो, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिख रहा है सभी को, देन अमाउंट डिपॉजिटेड, बस इतनी सी बात, देन अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z, इज इक्वल टू Z। बात समझ में आ गई? तो Z डिफाइन हो गया, छोटी सी बात डिफाइन हुई कि व्हाट इज Z। Z क्या है, 1 कूलम चार्ज की वजह से, 1 कूलम चार्ज की वजह से क्या होने वाला, डिपॉजिट होने वाला अमाउंट है। बस इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, सीखते चलो साथ में। अब एक फॉर्मूला बच्चों वाला फॉर्मूला क्या, शुरुआत में पढ़ा ना, करंट क्या होता था, याद है सभी को, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I बराबर होता था Q अपॉन T। ये याद है, हाई स्कूल का फॉर्मूला यार, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में पास होने वाले चार्ज को क्या कहते थे, करंट कहते थे। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, I मल्टीप्लाई बाई T,
क्योंकि कई बार आपको क्या दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाएगी एम्पियर में, और टाइम दे दिया जाएगा कि इतने एम्पियर चार्ज को इतने समय तक हमने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से फ्लो करवाया, बताओ भाई अमाउंट कितना। तो कहां रख दे ला करके, कहां रख दे ला करके, पहली इक्वेशन में रख दे। तो W का एक और फॉर्मूला तैयार हुआ, W इक्वल टू क्या आ गया, Z इंटू आई इंटू टी, Z इंटू आई इंटू टी, और ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर पूरी तरीके से। जो 3 इक्वेशन लिखी हैं बोर्ड पे, अगर वो आपको क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। पहला है W इक्वल टू जेड क्यू, W डायरेक्टली किसके, W जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, क्यू के, तो W बराबर आ गया जेड क्यू, क्यू बराबर रखा भाई 1 कूलम, तो W इक्वल टू आ गया Z, यानी 1 कूलम चार्ज की वजह से जितना भी अमाउंट आएगा वही क्या होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका Z होगा। और उस हिसाब से अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे चले जाए कि चार्ज बराबर होता है किसका, I इंटू टी के मल्टीप्लाई के, तो W बराबर आ गया ZIT। क्लियर पूरी तरीके से। चलो भाई नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यहां किनारे लिख लूंगा एक कोने में, और उसके बाद मैं आपको कहानी सिखाता हूं किसकी, जेड की। अगर आपने जेड की कहानी सीख ली तो आप आगे पूरी तरीके से बढ़ सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलो भाई साफ करो बोर्ड को। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम यही होता है कि जब कुछ लिख जाता है तो उसको साफ करने में जो 1 मिनट जाता है उतने में तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो जाए छोटा सा। तो चलो इस फॉर्मूले को कहाँ लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को भाई लिख लेते हैं सबसे किनारे वहां। तो हमें क्या मिला, हमें मिला है W इक्वल टू ZIT। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो और उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। तो लिखता हूं अपना तकिया कलाम, क्या है वो भाई, गेम स्टार्ट फॉर जेड। अब आपको गेम सीखना है जेड का। अगर आपने जेड का गेम सीख लिया तो सारी कहानी आप क्लियर कर ले जाओगे कि जेड, ठीक है, अच्छी बात है कि जेड जो है हमारे पास में वो हमारा क्या होता है, हम लोग को पता चल गया कि जेड क्या होता है। अगर हम लोग इसको इधर ले आए तो बस पता चल गया कि हाँ W/Q कर दो, जेड आ जाता है, बस बात खत्म, इतना सा होता है। लेकिन आगे जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहां पर ये तो नहीं मिलेगा, वहां पर तो आपको अमाउंट ऑलरेडी निकालना है, तो आपको जेड का एक और फॉर्मूला चाहिए। ठीक, आपको क्या चाहिए, जो आप सेल रिएक्शन लिखी हो वहां से जेड फाइंड कर जाओ। जब आप उसको सीख जाओगे तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस जेड की कहानी को शुरू करने के लिए क्या करता हूं, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, और वो एग्जांपल किसका है, NaCl का ही है। किसका एग्जांपल है, NaCl का। और NaCl को हमने कहां भर रखा है, NaCl को हमने भर रखा है उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो आपको इतना तो पता है ना कि Na+ किस पे जाएगा, Na+ होगा Cl- होगा, Na+ किस पे जाएगा, कैथोड पे, Cl- किस पे आएगा, एनोड पे। तो जब Na+ आएगा ना, Na+ आएगा कैथोड पे, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि Na+ आया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और डिपॉजिट हो गया, ये लो Na बना दिया उसने। ठीक है, इसी तरीके से Cl को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको तो पढ़ लो। ये एक स्केलेटन रिएक्शन लिखी हुई है। अब आप लोग खुद सोचो, क्या बस एक Na+ आता होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता होगा और एक Na का एटम आकर के डिपॉजिट होता होगा, ऐसा तो नहीं है। ग्राम में आता है ना, जो भी अमाउंट आएगा उसको ग्राम में कैलकुलेट करते हो ना। और जहां केमिस्ट्री में बात आ गई ग्राम की, कॉन्सेप्ट कौन सा, मोल। कॉन्सेप्ट कौन सा, मोल। और जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट आया, आपको एक पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। याद आ गया, पिछले वीडियोस में कराया है यार, रेगुलर वीडियोस देखिए। ठीक है, जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग लेक्चर नंबर 19 पढ़ रहे हो मुझसे, पीछे 18 लेक्चर हैं। ठीक है, अब सबके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिए जा सकते ना लिंक, जो जरूरी होगा, जो टॉपिक रिलेटेड होगा वो दे दूंगा, लेकिन पिछले लेक्चर्स को देखिए। अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए, सारी चीजें मैं वहां पर पढ़ा चुका हूँ। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचो कि अगर 1 मोल होता, ये Na+ क्या होता, 1 मोल होता, एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर उसने कितने दिए होते, फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए होते, और 1 मोल Na यहां पर डिपॉजिट हो गया होता। समझना बात को ध्यान से, 1 मोल Na+ आता, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को छोड़ता और 1 मोल Na डिपॉजिट हो जाता। तो अगर आप आसान शब्दों में कहना चाहो तो क्या ये नहीं कह सकते, अगर आप आसान शब्दों में कहना चाहो तो क्या ये नहीं कह सकते कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने मोल Na आया, 23। कितने मोल Na आया, 23 ग्राम। अब कहोगे सर ये कैसे यार, 1 मोल Na का कितना होता है मास, 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 मोल Na का क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। मोल कॉन्सेप्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए पूरी बात। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ भाई, 23 ग्राम। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने कूलाम से,
96,500 कूलाम की वजह से कितने ग्राम आया? 23 ग्राम। कहने का मतलब यह है कि अगर एक मोल Na को आपको डिपॉजिट कराना है तो कितने चार्ज की जरूरत होगी? 96,500 कूलाम चार्ज की जरूरत होगी। अब मैं कहूं कि आपको बताना क्या था? जेड। आपको बताना क्या था? आपको बताना था जेड। और जेड कब आएगा? जब 1 कूलाम से निकालोगे। जेड कब आएगा? जब 1 कूलाम से निकालोगे। तो भाई निकालो 1 कूलाम से। 1 कूलाम से निकाले तो आएगा 23 अपॉन कितना? 96,500। बात खत्म। अब एक चीज मैं यहां पे और बढ़ाने वाला हूं, फर्स्ट ईयर याद आएगा यहां पर सभी को। अगर मैं इसको क्या लिख लूं? 96,500 मल्टीप्लाई बाई 1। 96,500 मल्टीप्लाई में 1, और वो 1 क्या है? ये। वो 1 क्या है? ये। अब मैंने ये 1 क्यों लिखा है, ये जब मैं सीएल सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखो एकदम लग कर मेरे साथ। ठीक, ये समझ आ गया? अच्छी बात है। अब इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। और उसके बाद बात करते हैं किसकी? सीएल की। तो बताइए भाई सीएल के साथ क्या होगा? सीएल के साथ क्या होगा? सीएल माइनस आएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? माइनस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सीएल माइनस आएगा, सीएल बनाएगा और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। बस यही तो करेगा। सीएल माइनस जो होगा वो सीएल बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। दैट्स इट, यही तो करेगा। तो भाई अब बताओ क्या होगा? यहां पर क्या होगा? माइनस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तो बस यहां पर लिख लो सीएल माइनस लिखा है और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाएगा? सीएल बनाएगा। ये इक्वेशन देखने में अच्छी लग रही है। सीएल माइनस था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सीएल बना दिया। लेकिन क्या क्लोरीन स्टेबल होती है? क्या क्लोरीन स्टेबल है? तो कहोगे नहीं सर, इसकी रिएक्शन आपने सिखाई थी कि 2Cl माइनस लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन लिखो और यहाँ Cl2 कर दो। Cl2 गैस डिपॉजिट होगी, इवॉल्व होगी, वहां पर जिस इलेक्ट्रोड पे फिनोमेना होगा वहां पर क्लोरीन गैस निकलेगी। तो अब जरा बताइए, ये प्रोसेस कराने के लिए, ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस कराने के लिए कितने कूलाम चार्ज लगेगा? कितने कूलाम चार्ज चाहिए? तो कहोगे 96,000। कितने इलेक्ट्रॉन लगे? सबसे पहली बात 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगे तो कितनी क्लोरीन निकल गई? 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। यार एक क्लोरीन होता है 35.5, क्लोरीन गैस निकली तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। दैट्स इट, छोटी सी बात है। तो अब बताओ जरा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? कहोगे सर जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो भाई कर दो 2 से। तो 96,500 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे कितना मिला हमें भाई? हमें मिल गया 70 ग्राम। 35.5, ठीक, 71 ग्राम। 35.5 था ना, तो 35 का डबल हुआ 70.5 का डबल कितना हुआ? 1, तो 71 ग्राम हमको मिल गया। ठीक, समझ में आ गया? अब बताओ जेड बताओ, इस रिएक्शन का जेड बताओ। तो इस रिएक्शन के जेड के लिए हमें चाहिए 1 कूलाम। तो 1 कूलाम से निकालेंगे तो आएगा 71 अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो 2 अपने आप आ गया, नहीं आ गया? 2 अपने आप आया, नहीं आया? इसीलिए मैंने पहली रिएक्शन में मल्टीप्लाई में 1 लिख लिया था, जबकि 1 अपने आप नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर सिंगल 1 से मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए तब हमें पता चला कि हाँ भाई 2 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसको कहते हैं बच्चों क्या? एन फैक्टर। क्या कहते हैं? एन फैक्टर। किसी रिएक्शन को कराने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आ जाते हैं वो क्या कहा जाता है? एन फैक्टर कहा जाता है। और इसको एनएफ से, इससे एनएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो एन फैक्टर की बात अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, समझते जाओ चीजों को। बड़ा होगा वीडियो, मैंने कहा है आराम से पढ़ो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ जनरलाइजेशन निकला क्या? पिछले वाले में क्या आया था? याद करो भाई, पिछले वाले में क्या आया था? पिछले वाले में आया था 23 अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 23 क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। 96,500 क्या था? फैराडे कांस्टेंट। मल्टीप्लाई में क्या था? उसका एन फैक्टर। उसका एन फैक्टर मतलब उस हाफ रिएक्शन में मौजूद इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पर क्या आया? देखो, ग्राम एटॉमिक मास नहीं आया, क्या आया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल निकला है। तो क्या आया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन में सेम फैराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई इस हाफ रिएक्शन का एन फैक्टर। यानी हमें जेड का एक और फॉर्मूला मिला। और वो जेड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो जेड का फॉर्मूला, इन 2 एग्जांपल से हमने जनरलाइजेशन क्या निकाला? इन 2 से हमने जनरलाइजेशन ये निकाला, लिखो यहां पर जनरलाइजेशन।
जनरलाइजेशन ये है कि अगर हमें जेड की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए चाहिए, अगर हमें जेड की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोलर मास, जो भी चीज डिपॉजिट हो रही है इलेक्ट्रोड पे, मोलर मास डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एनएफ। याद करो इसको, साथ में याद करो। Z बराबर हो जाएगा मोलर मास, जो चीज डिपॉजिट हुई, सोडियम हुआ तो ग्राम एटॉमिक मास, क्लोरीन हुई तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों को मर्ज करके क्या लिख लिया, मोलर मास, ठीक है। अपॉन में फैराडे कांस्टेंट, साथ में मल्टीप्लाई किया जितने इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन में इन्वॉल्व थे वो, जिसको कहते हैं एन फैक्टर। तो मोलर मास को क्या लिख लें, WM, W सफिक्स में M, अपॉन में आ गया F इंटू NF। ये फॉर्मूला आया किसका, ये फॉर्मूला आया भाई जेड का। किसका आया फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला। क्या ये कहानी समझ में आई? अगर ये कहानी जेड की समझ में आ गई अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि आगे की चीजें तो हलवा है, ठीक है, आगे की चीजें तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो भाई देखो करना क्या है, मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा था, वहां रख दो कौन सी वैल्यू, जेड की ये वाली वैल्यू, तो नया फॉर्मूला आएगा। ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू WM, W इज इक्वल टू WM अपॉन F इंटू NF, अपॉन में F इंटू NF और IT, यानी कि IT। ये लो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 बनी कि अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा उसका एक और फॉर्मूला निकल आया। और वो फॉर्मूला क्या है कि उस जो चीज डिपॉजिट हो रही है वो अभी पता करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, उसके बारे में अभी आपको नहीं परेशान होना है, अभी आपको केवल सीखना है कि कितना हो रहा है, कौन होगा वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सीखेंगे। तो उसका हम क्या निकाल लेंगे भाई, मोलर मास, उसके साथ में करंट दिया होगा, टाइम दिया होगा। जब हम लोग देखेंगे कि जब डिपॉजिट हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, यानी कि एन फैक्टर क्या था, वो एन फैक्टर पता होगा, और एफ की वैल्यू तो हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो पूरी तरीके से। और अगर इसको समझ गए हो तो मैंने दूसरी बार कह रहा हूं, अगर ये जेड की कहानी, ये वाली कहानी मोलर मास अपॉन एफ इंटू NF अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये क्लियर हुआ, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तब भी बताइएगा, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा किसी दूसरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए भाई, तो ये हो गया ना। चलो अब इस सबको मिटा देते हैं, इस फार्मूले की जरूरत खत्म हो गई। अब जो फार्मूला नीचे डब्बे में बंद है उसकी जरूरत है हमें। तो चलो भाई चीजों को सीखते हैं आगे की। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस WM को उठा के यहाँ ले आऊं तो किस में आएगा, डिवाइड में। अगर मैं इस WM को उठा करके नीचे ले आऊं तो डिवाइड में आएगा ना। तो भाई चलो करो, W अपॉन में आ गया WM, W अपॉन WM, बचा क्या भाई, बचा IT अपॉन F इंटू NF। ठीक, बचा क्या, करंट, टाइम डिवाइडेड में फैराडे कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में उसका क्या, मल्टीप्लाई में उसका एन फैक्टर। अब बताओ जरा इधर क्या तैयार हुआ, इधर है गिवन मास। ठीक है, पुराने बच्चों को स्माइल आएगी, गिवन मास और नीचे है क्या, मोलर मास। ठीक, जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इतने करंट की वजह से, तो वो गिवन मास हुआ ना। और WM उसी चीज का मोलर मास है, जो चीज डिपॉजिट हुई उसी का मोलर मास है, तो ये हुआ गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास अपॉन मोलर मास का एक ही मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, दैट इज N। तो N का एक फॉर्मूला निकला IT अपॉन F इंटू NF। इक्वेशन नंबर 5 नोट करो। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितना हुआ है तो ये पूछ सकता है ना कितने मोल हुआ है। जब कितने मोल पूछेगा तो बता देगा कि इतने ग्राम डिपॉजिट हुआ, बताइए कितने मोल डिपॉजिट हुए। तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा, IT अपॉन F इंटू NF, दैट्स इट। क्लियर, पूरी तरीके से नोट करो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। अब उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं तो फिर इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकलेगा। ये वाली चीज क्लियर हुई ना। चलो इधर जगह है, यहां पे बताता हूं। अब जरा इसको ध्यान दो, इतने को ध्यान दो। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर क्या है, बार बार बोल रहा हूं एन फैक्टर, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी ना। एन फैक्टर क्या है, मैंने कहा एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। तो अगर मैं बात कर रहा था Cl माइनस की, तो 2 Cl माइनस होके Cl2 बनाए तो एन फैक्टर निकल के आया 2। समझना बात को। अगर मैं Na प्लस की बात कर रहा था तो एन फैक्टर निकल के आया 1। यानी कि अगर कोई एटम होता है ना, कोई एटम होता है तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है, उस एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है,
जितना चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग कहें कि Wm/nf है तो क्या आपको ये जो इतनी सी चीज आ रही है मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करने जैसा नहीं लग रहा? भाई जितना चार्ज होता है उतनी ही वैलेंसी भी होती है, ठीक है। तो ये जो Wm/nf है बेसिकली, इसकी जगह पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी को दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलो इसको हटा दो, यहाँ लिख लो। इक्वेशन नंबर 5 है, ये 6 है, चलो जो भी है, 4 5 6 जो भी है। W इक्वल टू एक नया फॉर्मूला, इसकी जगह पर पढ़ सकता है E। क्या पढ़ सकता है? E। उसके बाद में पढ़ गया I/T/F। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा आया? 7वां आया या 6ठा आया, जो भी आया हो आपका, डजेंट मैटर। लेकिन इतने के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? E लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि E है आपका क्या, इसको साफ कर दो और लिख दो, ये जो E है ना आपका, ये E है आपका इक्विवेलेंट मास। क्या है आपका? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता था? मोलर मास अपॉन वैलेंसी, या आप कह सकते हो क्या, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। तो इतने की जगह पर आपका क्या आ गया? E आ गया। क्लियर हुई बात? पूरी तरीके से क्लियर हो गई। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो कितने फार्मूले आ गए आपके पास में? 2-3 फार्मूले और आ गए। चलो नोट कर लो, पूरा बोर्ड साफ कर लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सब कुछ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो अगर टाइम लग रहा है तो। अब इस फॉर्मूले को अभी भी लिखा रहने देते हैं, इन दोनों फॉर्मूलास को, चलो इन दोनों को लिखा रहने देते हैं अभी भी, और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब एक फॉर्मूला और निकालना बचा, उसके बाद में खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ये है, ये IT, इसको क्या लिख सकते हो? W इक्वल टू क्या लिख सकते हो? E। कहो हाँ सर, IT मतलब Q, IT मतलब Q। तो अगर मैं कहूं 1 कूलम वापस रख दो, अगर Q बराबर कितना रख दो? 1 कूलम, तो W का एक और फॉर्मूला E/F, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्या दिया है, अगर आप, हाँ भाई चलो कंटिन्यू करो, मेरा हाथ लग गया, स्टैंड हिल गया था तभी थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ वीडियो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो W का क्या आया? E/F आया फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको केवल क्या पता हो, अगर आपको केवल इक्विवेलेंट वेट पता हो ना, उसको फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड कर दो और आपको क्या मिल जाएगा? आपको अमाउंट डिपॉजिटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो कई सारे फॉर्मूले हैं, अगर एक दूसरे से इंटर रिलेशन निकाल लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, रटने जाओगे तो बस सब औच पौच है दिमाग पे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। अब अंतिम बात बची एक और। अब कहोगे सर हर बात पे अंतिम बात बोलते हो, अंतिम बात कभी आती नहीं आपकी, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ साफ कर दूं तब बताऊं आगे। तो जरा कुछ करना नहीं है, करना बस ये है कि इसको वापस उतार करके जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आया था उसे हम लोगों को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लो और काम हो गया, बस खत्म है वीडियो। क्या कर लें? इसको लिखा रहने दें? चलो नहीं लिखा रहने देते हैं, बस W के अपॉन में WM कर लो। तो लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था? नंबर ऑफ मोल n बराबर, तो WM तो आ गया नीचे, बचा कौन? I बचा, T बचा, फैराडे कांस्टेंट बचा, NF बचा, इतना बचा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जो करंट होगा वो I होगा, जो T होगा वो टाइम होगा, जो F होगा वो तो कांस्टेंट है ही है। तो ये दोनों चीजें भी तो कांस्टेंट होंगी ना, ये दोनों चीजें भी तो कांस्टेंट होंगी। तो एक बहुत अच्छी बात नोट करो कि अगर मैं कहूं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आप लिख दोगे 1/NF। यानी कि नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं n फैक्टर के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? n फैक्टर के। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं किसी रिएक्शन में, उसको बनाना उतना ही क्या होता जाएगा? उसका उतना ही जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो कम आएंगे, ठीक है। अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल बोल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो उतने ही क्या आएंगे? कम आएंगे, ठीक है। और जितना ही ज्यादा क्या होगा? n फैक्टर होगा, नंबर ऑफ मोल उतने ही, जितना ज्यादा n फैक्टर नंबर ऑफ मोल उतने कम, जितना कम n फैक्टर नंबर ऑफ मोल उतने ज्यादा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन है, साफ साफ तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब एक बात बताइए, जब भी ऐसा कुछ आता है ना लिख करके, याद करो फर्स्ट ईयर में क्या आता था लिख करके? ये तुरंत लिख देते थे क्या? जब ये लिख करके आता था कि एक चीज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिखते थे P1 V1 बराबर P2 V2। इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मेट बनता है ना, तो बस उसी तरीके की बातें यहाँ पर हमें थोड़ी सी करनी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, बस इतना याद रखना, बस बाकी मैं समझा ले जाऊंगा। इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है, बस इतना याद रखो। अब मान लेते हैं कि हमारा एक है कैथोड, एक है एनोड। एक कैथोड है
एक एनोड है, ठीक है। अच्छा, एन फैक्टर तो अलग अलग हो सकते हैं ना, ध्यान से सुनना बात को। अभी NaCl का एग्जांपल लिया था, तो जो Na+ था उसका एन फैक्टर 1 था, वो कैथोड पे जा रहा था। जो Cl- था उसका एन फैक्टर कितना आया था, 2 आया था, वो एनोड पे जा रहा था। तो इन दोनों के एन फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसका एन फैक्टर है NF, और क्या कर लूं, NFC मान लो, ठीक, ऐसे मान लो NFC, एन फैक्टर ऑफ कैथोड, और इसको मान लो NFA, एन फैक्टर ऑफ एनोड, ठीक है। इसको मान लो NFA, इसको मान लो NFC। अब क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं यहां पर जो मोल आए वो किसके आए, NC, नंबर ऑफ मोल ऑन कैथोड, और यहां जो नंबर ऑफ मोल है उसको मान लेते हैं Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑन एनोड, ठीक। 4 बातें लिख के आ गई। हमें पता है इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें और इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक फार्मूला लिखा जा सकता है, वो क्या होगा, NFC, ये वाला NFC अपॉन में क्या, अपॉन में NC, अपॉन में क्या, NC। भाई ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, समझो बात को। जब भी दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो PV का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो यहां पर भी अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, करंट तो सेम दिया गया है एनोड कैथोड के लिए, टाइम तो सेम दिया गया है कैथोड और एनोड के लिए, फैराडे कांस्टेंट तो सेम है ना दोनों के लिए, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा। इतनी सी बात समझनी है भाई। कैथोड एनोड अलग है, कैथोड एनोड अलग है, लेकिन कैथोड और एनोड से सेम करंट पास हुआ है, सेम टाइम तक के लिए पास हुआ है, और फैराडे कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी NFC इंटू NC एक कांस्टेंट होगा जो इन तीनों के पर डिपेंड करेगा, बराबर होगा NFA मल्टीप्लाई बाई Na के, वो भी उसी के बराबर होगा। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो भाई लिखो NC अपॉन Na, NC अपॉन Na इज इक्वल टू NFA अपॉन NFC, यानी कि नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड एट कैथोड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड एट एनोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑफ कैथोड। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप सारा खेल फैराडे के लॉ के पहले रूल का सीख चुके हो, ठीक है। अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई तो आप सब कुछ सीख चुके हो, अब आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो लंबा था वीडियो, इसको 2 बार देखिए, रिक्वेस्ट करूंगा 2 बार देखिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा भी, दोबारा लेक्चर बना दूंगा। यार आप लोग पूछो तो कुछ भी मुझसे, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे, किसके साथ में, फैराडे के लॉ, किसके साथ, फैराडे के सेकंड लॉ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।